स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। विश्व सौर रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई? ए. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, बी. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, सी. अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सोसाइटी या डी. अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व सौर रिपोर्ट 2024 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा हाल ही में प्रकाशित विश्व सौर रिपोर्ट 2024 से पता चलता है कि उपयोगिता स्तरीय सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के लिए औसत नीलामी मूल्य सभी क्षेत्रों में लगातार कम हो रहे हैं। नीलामी के माध्यम से प्रदान की गई सौर फोटोवोल्टिक क्षमता में भारत वैश्विक चार्ट में शीर्ष पर रहा, जिसने 34 अमेरिकी डॉलर प्रति मेगावाट के उल्लेखनीय नीलामी मूल्य हासिल किए, जो 23% की कमी को दर्शाता है। अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय संविधान संसद को चुनाव संचालन के तरीकों को विनियमित करने का अधिकार देता है। 2. संविधान का अनुच्छेद 151 किसी उम्मीदवार को एक से अधिक सीटों से लोकसभा का चुनाव लड़ने की अनुमति देता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान संसद को चुनाव कराने के तरीकों को विनियमित करने का अधिकार देता है। अतः कथन 1 सही है। एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने का प्रावधान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किया गया है। अतः कथन 2 सही नहीं है। बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 151 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के बारे में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को परिभाषित करता है? ए. सीबीडीसी किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई फिएट मुद्रा का डिजिटल रूप है। 2. सीबीडीसी क्रिप्टो करेंसी के समान ही विकेंद्रीकृत तरीके से कार्य करता है। सी. बाजार की मांग के कारण सीबीडीसी का मूल्य अन्य क्रिप्टो करेंसी के समान उतार चढ़ाव करता रहता है। डी. सीबीडीसी को निजी वित्तीय संस्थानों द्वारा राजकोषीय नीतियों को सरल बनाने के लिए जारी किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा यानी सीबीडीसी यह किसी देश के फिएट मुद्रा का डिजिटल रूप है जिसे उसके केंद्रीय बैंक द्वारा जारी और विनियमित किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी के विपरीत, जिसका मूल्य बाजार की मांग के कारण उतार चढ़ाव करता है और विकेंद्रीकृत तरीके से संचालित होता है, सीबीडीसी का मूल्य निश्चित है और फिएट मुद्रा के बराबर है। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, आर्थिक स्थिरता को बढ़ाना तथा मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों के कार्यान्वयन को सरल बनाना है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, दुर्लभ मृदा तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आरईई में स्कैंडियम और यट्रियम के साथ 15 लैंथेनाइड्स शामिल हैं। 2. दुर्लभ कहे जाने के बावजूद आरईई पृथ्वी की सतह पर अपेक्षाकृत प्रचुर मात्रा में है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दुर्लभ मृदा तत्व यानी आरईई में स्कैंडियम और यट्रियम के साथ 15 लैंथेनाइड शामिल हैं। अतः कथन 1 सही है। हालांकि उन्हें दुर्लभ कहा जाता है, लेकिन आरईई अपेक्षाकृत प्रचुर मात्रा में है, लेकिन आमतौर पर आर्थिक रूप से दोहन योग्य मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. डीपीआई सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार सहित विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक साझा उपकरण के रूप में कार्य करता है। 2. डीपीआई के प्रभावी डिजाइन और कार्यान्वयन से सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी आ सकती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार सहित विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक साझा उपकरण के रूप में कार्य करता है। अतः कथन 1 सही है। डीपीआई के प्रभावी डिजाइन और कार्यान्वयन से सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी आ सकती है। अतः कथन 2 सही है। डीपीआई सार्वजनिक क्षेत्र के परिवर्तन के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है और यह निजी क्षेत्र के संचालन तक सीमित नहीं है। अगला प्रश्न है,
दोहरा कराधान अपवंचन समझौता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. DTAA द्विपक्षीय संधियां हैं जिनका उद्देश्य दोहरे कराधान से बचना, सीमा पार निवेश को प्रोत्साहित करना तथा अनिवासी भारतीयों को लाभ पहुंचाना है। 2. सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र खंड यह सुनिश्चित करता है कि एक संधि साझेदार को दी गई अनुकूल कर दरें समान शर्तों के तहत अन्य साझेदारों को भी स्वतः ही प्रदान कर दी जाएंगी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। DTAA द्विपक्षीय संधियां हैं जिनका उद्देश्य दोहरे कराधान से बचना, सीमा पार निवेश को प्रोत्साहित करना और अनिवासी भारतीयों को लाभ पहुंचाना है, अतः कथन 1 सही है। सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र खंड यह सुनिश्चित करता है कि एक संधि भागीदार को दी गए अनुकूल कर दरें समान शर्तों के तहत स्वचालित रूप से दूसरों को भी प्रदान की जाती हैं, अतः कथन 2 सही है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार MFN लाभों को प्रभावी बनाने के लिए औपचारिक अधिसूचना की आवश्यकता है, जो पहले की स्वचालित विस्तार प्रथा में संशोधन करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा T+O निपटान चक्र का सबसे अच्छा वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? A. एक निपटान प्रक्रिया जिसमें लेन देन का निपटान उसी दिन किया जाता है जिस दिन लेन देन निष्पादित होता है। B. एक निपटान प्रक्रिया जिसमें लेन देन की तारीख के एक दिन बाद ट्रेड का निपटान किया जाता है। C. एक प्रणाली जिसमें निपटान जोखिम को कम करने के लिए लेन देन को निष्पादन से पहले अनुमोदित किया जाता है। D. एक निपटान प्रक्रिया जो केवल सरकारी प्रतिभूतियों और बॉन्डों पर लागू होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। T+O निपटान चक्र। T+O निपटान चक्र में T का तात्पर्य लेन देन की तारीख से है तथा निपटान उसी दिन होता है जिस दिन व्यापार निष्पादित होता है। अन्य चक्र जैसे T+1 या T+2 में लेन देन की तारीख के क्रमशः 1 या 2 दिन बाद निपटान शामिल होता है, अतः विकल्प A सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. शून्यकाल प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा होता है और यह सदन के प्रक्रिया नियमों द्वारा शासित होता है। 2. प्रश्नकाल भारतीय संसद का नवाचार है जिसका उल्लेख सदन के प्रक्रिया नियमों में नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रश्नकाल प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा होता है और यह सदन के प्रक्रिया नियमों द्वारा शासित होता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। शून्यकाल भारतीय संसद का नवाचार है जिसका उल्लेख सदन की आधिकारिक नियम पुस्तिका में नहीं है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका लक्ष्य 30 अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों की 13,000 से अधिक उच्च प्रभाव वाली पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करना है। 2. यह योजना मुख्य रूप से सरकारी विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान केंद्रों को छोड़कर निजी शैक्षणिक संस्थानों को लक्षित करती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का समन्वय सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क द्वारा किया जाता है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत एक स्वायत्त निकाय है। इसका लक्ष्य 30 अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों की 13,000 से अधिक उच्च प्रभाव वाली पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करना है, अतः कथन 1 सही है। इस योजना का लक्ष्य भारत के सरकारी विश्वविद्यालयों सहित 6300 से अधिक संस्थानों को लाभ पहुंचाना है, जिससे छात्रों, शिक्षकों एवं शोधकर्ताओं को लाभ होगा, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषताएं हैं? 1. केंद्र सरकार, संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होना। 2. लिखित संविधान द्वारा सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों का निर्धारण होना। 3. सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच विवादों को सुलझाने के क्रम में संविधान की व्याख्या करने तथा उसे लागू करने हेतु एक स्वतंत्र न्यायपालिका होना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संघवाद, शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच होता है, अतः कथन 1 सही है। लिखित संविधान द्वारा सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों का निर्धारण होता है, अतः कथन 2 सही है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच विवादों को सुलझाने के क्रम में संविधान की व्याख्या करने के साथ उसका प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाता है, अतः कथन 3 सही है।
अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अनुच्छेद 67B में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को तब हटाया जा सकता है जब राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्य बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे। 2. संविधान में राज्यसभा के पदेन सभापति के लिए वेतन का निर्धारण नहीं किया गया है जो उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन प्राप्त करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, बी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अनुच्छेद 67B में कहा गया है कि यदि राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों का प्रभावी बहुमत एक प्रस्ताव पारित करता है तो उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, जिसे 14 दिनों के नोटिस के साथ लोकसभा द्वारा भी अनुमोदित किया जाना चाहिए। अतः कथन 1 सही है। संविधान उपराष्ट्रपति के लिए वेतन का निर्धारण नहीं करता है जो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में अपनी क्षमता के अनुसार वेतन प्राप्त करता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के 112 जिलों में बदलाव लाना है। 2. नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों में 6 प्रमुख संकेतकों की परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए 3 महीने का संपूर्णता अभियान शुरू किया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।